Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 4 of chapter number 18 body fluids and their circulations. प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लड ग्रुपिंग, EBO ब्लड ग्रुप क्या है, RH ब्लड ग्रुप क्या है. इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड कोएगुलेशन, या तो आप लोग बोल सकते हो ब्लड क्लोटिंग. ओके, मेजर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट द ब्लड लॉस. अगर ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कोई एक मेजर केमिकल डिफेंस हो तो वो है फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लोट्स. कि ब्लड के लॉस को अगर हमें रोकना हो, प्रिवेंट करना हो, तो बॉडी के अंदर केमिकल डिफेंस एक है, ब्लड को क्लॉट कर दिया जाता है. सो ब्लड कोएगुलेशन का डेफिनेशन दिया है, प्रोसेस in which the conversion of fluid like blood, जो लिक्विड स्टेट में ब्लड है, into the jelly like clot, जेली जैसा सब्सटेंस बन जाएगा, ना ही लिक्विड ना ही सॉलिड, सेमी सॉलिड या तो सेमी लिक्विड नेचर में ये ब्लड का कन्वर्जन हो जाता है. सो प्रोसेस इन विच द कन्वर्जन ऑफ फ्लूइड लिक्विड लाइक ब्लड इनटू द जेली लाइक क्लॉट इज कंसिडर्ड एज अ ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशंस. अब आपको जनरल टाइम में बता दूं कि ब्लड क्लॉटिंग का नॉर्मल जनरल टाइम कितना होता है, 2 to 8 मिनट. कि जो ब्लड बॉडी से निकल रहा है वो मिनिमम 2 मिनट में स्टॉप हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 8 मिनट. तो ये 2 से 8 मिनट ब्लड क्लॉटिंग का ऑप्टिमम टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है. But you know that when you cut your finger or hurt yourself, आपने बहुत सारे मूवीज के अंदर देखा है कि भाई लोग अपनी नसें काट देते हैं. सो जब भी फिंगर कट की जाती है या तो खुद की बॉडी के साथ कुछ हर्ट किया जाता है, योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि बॉडी के अंदर जो डैमेजेस हुआ है वो कंटिन्यू नहीं रहता है और लॉन्गर टाइम तक ब्लड वहाँ से लॉस नहीं होता रहता है. यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम्स. तो वो जो मैंने टाइम पीरियड दिया कि भाई 2 से 8 मिनट के बाद ये ब्लड का जो क्लोटिंग है, ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वो स्टॉप हो जाता है. सो डू यू नो वाई, उसके पीछे का क्या रीज़न है? So blood exhibit a coagulation or clotting in response to the injury or trauma. तो बॉडी के अंदर इंजरी या तो ट्रॉमा हुई, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए हमारा ब्लड खुद को कोएगुलेट या तो क्लोट कर देता है. तो ये भी एक टाइप का ऐसा रिएक्शंस है कि भाई एक प्रोसेस होगी तो उसको रिस्पॉन्स देने के लिए दूसरी प्रोसेस की जाती है. सो ब्लड एग्जिबिट अ कोएगुलेशन और क्लोटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा. सो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बॉडी से ब्लड का लॉस जो एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है उनको प्रिवेंट करना है, तो ये एक ब्लड कोएगुलेशन या तो ब्लड क्लोटिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कंसिडर किया जाता है. सो यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश और ब्राउन कलर का स्कम, इम्प्योरिटीज फॉर्म होती है एट द साइट ऑफ कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. चलो समझ लो, मैंने 2 से 8 मिनट का टाइम पीरियड बताया आपको. अब ये 2 से 8 मिनट के बाद ब्लड निकलना बंद होता है. उसके बाद अगर आप वो साइट को देखते हो तो वहाँ पे डार्क रेडिश या तो ब्राउन कलर का स्कम, इम्प्योरिटीज आपको दिखते रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ये इम्प्योरिटीज एक्चुअल में है क्या? सो इट इज अ क्लॉट और कोएगुलम which are formed mainly of a network of thread like structures का एक नेटवर्क बना होगा और वो thread like structures का नाम है fibrin, in which dead and damaged formed element of blood are trapped. तो ये एक टाइप का क्लॉट या तो कोएगुलम है जो फिब्रिन के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के नेटवर्क की वजह से बनता है. उसके अंदर होगा क्या क्या, डेड एंड डैमेज हुए फॉर्म्ड एलिमेंट, ब्लड के सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं उनको वहां पे ट्रैप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है. सो बायोलॉजिकली इफ यू डिफाइन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अ कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस.
क्योंकि भाई हमें तो समझने में इतना आसान लगता है कि भाई सर क्लोटिंग ब्लड निकलने के 2 से 8 मिनट के बाद हो जाता है, बट ये करने के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस, पूरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। फॉर दैट 13 number of factors are responsible which are present within the blood plasma as well as tissues। तो जो भी टिश्यूज और ब्लड प्लाज्मा ये ब्लड को क्लॉट करने के लिए इन्वॉल्व होती है, उनके पास ये 13 नंबर ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। नो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स 3 डिफरेंट फेजेस। फेज नंबर 1, तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन से फेज नंबर 2 फॉर्मेशन होगा थ्रोम्बिन का, एंड लास्ट में फेज नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन। और जैसे ही फिब्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, लिक्विड ब्लड जो है वो कैसा हो जाता है, क्लॉट, तब जाकर के ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब आपको एक टेबल दिख रहा है जिसके अंदर दिया हुआ है न्यूमेरिकल सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के नोमेनक्लेचर का न्यूमेरिकल सिस्टम। अब आपको इसके अंदर जो 3 अलग अलग कॉलम दिख रहे हैं, 3 कॉलम में पहला है रोमन न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन। तो ये फैक्टर्स को आप ऑलवेज रोमन नंबर में ही लिखोगे। सेकेंड है उनका कॉमन नेम, और थर्ड है उनका एक्टिवेशन प्रोडक्ट। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट का नाम है फिब्रिनोजन और उसका एक्टिव प्रोडक्ट है फिब्रिन। अब आपको पहले ही मैंने बताया था, या तो जिसके पीछे जन लगा हो या तो जिसके पीछे प्रो हो, वो हम लोग कॉमन नेम बोल सकते हैं, या तो कैसा बोल सकते हैं, इनएक्टिव सब्सटेंस हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इनएक्टिव सब्सटेंस है और ये कैसा फॉर्म है, उसका एक्टिव फॉर्म कंसिडर किया जाता है। सो फर्स्ट है फिब्रिनोजन, उसका एक्टिवेशन प्रोडक्ट है फिब्रिन। सेकेंड है प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट है थ्रोम्बिन। नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, खुद एक्टिवेटेड प्रोडक्ट है, उसकी कोई एक्टिवेटेड प्रोडक्ट नहीं है। नंबर 4 है कैल्शियम, इटसेल्फ एक्टिव है। नंबर 5 है प्रोएसेलेरिन और उसका एक्टिव प्रोडक्ट जिसका नाम है एसेलेरिन, और उसी को नंबर 6 पे हमने रखा। ओके, देन आफ्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रो कन्वर्टीन और उसके एक्टिवेटेड प्रोडक्ट का नाम है कन्वर्टीन। फैक्टर नंबर 8 AHG, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन का एक्टिवेटेड प्रोडक्ट है एक्टिवेटेड एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। नंबर 9 क्रिसमस फैक्टर और उसका एक्टिवेटेड प्रोडक्ट जिसका नाम है एक्टिवेटेड क्रिसमस प्रोडक्ट। फैक्टर नंबर 10 जिसका नाम है स्टुअर्ट फैक्टर और उसकी प्रोडक्ट का नाम है एक्टिवेटेड स्टुअर्ट फैक्टर। नंबर 11 नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट का नाम है एक्टिवेटेड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, कभी कभार उसको PTA के नाम से भी जाना जाता है। फैक्टर नंबर 12 हैगमैन फैक्टर, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट का नाम है एक्टिवेटेड हैगमैन फैक्टर। एंड लास्ट फैक्टर नंबर 13 जिसका नाम है फिब्रिन सोल्यूबलाइजिंग फैक्टर FSF, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट का नाम है एक्टिवेटेड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। तो ये 13 नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है ब्लड को क्लॉट या तो कोएगुलेट करने के लिए अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहते हैं, जो या तो आपको मैंने पहले ही बताया ब्लड प्लाज्मा के अंदर या तो टिश्यूज के अंदर अवेलेबल होंगे। तो ये उसके तीनों फेज है। जैसे फेज 1 में आपको मैंने बताया थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन करना है। फेज 2 के अंदर फॉर्मेशन किसका करना है, थ्रोम्बिन का, बट वाया प्रोथ्रोम्बिन। एंड फेज 3 के अंदर हमें फॉर्मेशन करना होता है फिब्रिन का, किसमें से, फिब्रिनोजन में से। सो आपको मैंने पहले ही बताया कि ब्लड क्लॉट करने के लिए लास्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, फिब्रिन। सो फिब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin। तो आप ये स्टेप देखो कि ये
थ्रोम्बिन नाम के सब्सटेंस की वजह से, थ्रोम्बिन नाम के एंजाइम की वजह से फिब्रिनोजन जो इनएक्टिव था किसमें कन्वर्ट हुआ, फिब्रिन में। चलो ये थर्ड फेज हुआ। ओके, अब बात ये आती है थ्रोम्बिन कहाँ से बनता है। सो थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इज कॉल्ड एज अ प्रोथ्रोम्बिन। तो आप सेकेंड स्टेप देखो, तो प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव है उसका कन्वर्जन होकर के क्या बनता है, थ्रोम्बिन। ये फेज 2 हुआ 3 के बाद। अब चलते हैं फर्स्ट फेज की ओर। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर अबोव रिएक्शन। तो प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन हमें अगर थ्रोम्बिन के अंदर करना हो तो यहाँ पे हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। ओके, तो ये हुआ फेज 2। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज नाम के एंजाइम की जरूरत है, एंजाइम के कॉम्प्लेक्स की जरूरत है, वो किससे बनेगा, कास्केड प्रोसेस से। कास्केड प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज और सिक्वेंशियल अरेंज होने वाली पूरी प्रोसेस विच इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन देयर इनएक्टिव स्टेट। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लाज्मा के अंदर होते वो उसकी इनएक्टिव स्टेट में होते। तो जब भी इंजरीज या तो ट्रोमा होता है उस टाइम पे ये फैक्टर्स को एक्टिवेट किया जाता है। सो any types of injury or trauma activate the platelets in the blood to release certain factors which are activate the mechanism of coagulation। तो जब भी इंजरी या तो ट्रोमा होता है तो उस टाइम पे सबसे पहले किसको एक्टिवेट किया जाता है, प्लेटलेट्स को। जो प्लेटलेट्स क्या करेगा, ब्लड प्लाज्मा से सर्टेन फैक्टर्स को रिलीज करता है जो कोएगुलेशन के मैकेनिज्म को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। Even certain factors which are released by the tissues at the site of injury can also initiate the coagulation। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो टिश्यूज से भी रिलीज होते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे, और वो भी कोएगुलेशन नाम के मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है थ्रोम्बोप्लास्टिन में से हमें बनाना है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से हमें जनरेट करना होगा फिब्रिन, पर दोनों के अंदर कुछ ना कुछ वाया स्टेप करके ये पूरी रिएक्शन हमें परफॉर्म करनी है। इवन इसके अलावा Ca+2 कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लोटिंग। तो क्लोटिंग के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला अगर कोई मिनरल हो तो उसको कंसिडर किया जाता है एज ए कैल्शियम Ca2+। ओके, ये तो सब फैक्टर्स है ही। अबव ऑल एंड सम अदर एक्स्ट्रा सोर्सेस फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। बाकी के ऊपर के जो 13 नंबर ऑफ फैक्टर्स थे वो तो है ही, पर इसके अलावा दूसरे भी नंबर ऑफ सोर्सेस है फैक्टर्स के जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड को अफेक्ट करते रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया है विटामिन के, तो विटामिन के जनरली एज अ कोएगुलेटर का काम करता है। ब्लड को क्लोटिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी विटामिन के की है। और दूसरे कॉलम के अंदर आपको 3 नाम दिख रहे हैं, हेपेरिन, डिफाइब्रिनेटर एंड हिरुडिन। दिस 3 प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल एज अ एंटी कोएगुलेटर, कि भाई कभी कभार ऐसी ज़रूरत हो कि ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल करके थोड़े से टाइम तक स्टोर करके रखना हो, तो उनके अंदर हमें एंटी कोएगुलेटर डालना है ताकि ब्लड अपने लिक्विड स्टेट के अंदर एज इट इज़ खुद को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द ब्लड क्लोटिंग और ब्लड कोएगुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।